हेलो बच्चों, सेल पढ़ रहे थे हम लोग और सेल में हमने जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक कवर कर लिया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हमने मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल जो होता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसका डिस्कस किया था। हमने आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है, लिपिड की बाई लेयर की बनी होती है और ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। ठीक है, अब हम सेल के अंदर के सेल ऑर्गेनेली का एक एक करके स्टडी करते हैं। देखिए, सेल के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली है वो क्या है, हमारा न्यूक्लियस है। तो अगर हम सेल के अंदर का स्ट्रक्चर बनाएं या ऐसे एक सिंपल सेल को देखें तो ये सेल है। सेल के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जिसका हम लोग स्टडी कर चुके हैं। सेल के सेंटर में हमको न्यूक्लियस देखने को मिलता है जिसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए होता है और सेल से ही न्यूक्लियस से ही अटैच होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहीं पे गोल्गी बॉडी होता है, लाइसोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट सेल ऑर्गेनेली जो है सेल के अंदर पाए जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे हमने एक न्यूक्लियस का फिगर दिखाया है, ये सेल तो हमने नहीं बनाया, सेल के अंदर ये हमारा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस से ही हमने क्या ये अटैच कर रखा है, न्यूक्लियस से ही ज्वाइंट है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो टू टाइप्स का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये न्यूक्लियस के साथ ही अटैच होता है, न्यूक्लियस के साथ ही लगा होता है। ये न्यूक्लियस हो गया, आप देख रहे हैं न्यूक्लियस के साथ में ही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा है। इधर हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शो कर दिया और ये क्या है, ये हमारे गोल्गी बॉडी है। ठीक है, गोल्गी बॉडी हो गए और गोल्गी बॉडी के ही यहाँ पे बिल्कुल एपेक्स पे सेंटर पे हमने ऊपर की तरफ क्या दिखाया है, लाइसोसोम दिखाया है। ठीक है, तो आज हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मेनली फोकस करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने बताया टू टाइप्स का होता है, रफ एंड स्मूथ। ये रफ एंड स्मूथ क्यों कहते हैं, जो एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारी न्यूक्लियस के साथ ही जुड़ी हुई है, इसके सरफेस पर राइबोसोम्स के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इसके सरफेस पर राइबोसोम होने की वजह से ये रफ महसूस होती है क्योंकि इस पर इसकी सरफेस पे, इसकी सतह पर राइबोसोम के कण है जिसकी वजह से ये रफ महसूस होती है, रफ इसका सरफेस है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहीं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं है, इसलिए बिल्कुल स्मूथ है, इसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो बस इतना ही डिफरेंस है, ये इस पर राइबोसोम्स है इसलिए ये रफ है, इस पर राइबोसोम नहीं है ये स्मूथ है। इनके फंक्शन भी अलग अलग है, अभी एक एक करके डिस्कस करते हैं हम लोग। और एक और बात, यहाँ पे हमने जितने भी ऑर्गेनेल आपको दिखाए हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया और एक और सेल के अंदर एक प्रोमिनेंट सा स्ट्रक्चर होता है मेनली प्लांट सेल में जो आपको बहुत बड़ा सा दिखता है, जिसको हम कहते हैं वैक्यूल। क्या कहते हैं, वैक्यूल, VACUOLE, वैक्यूल। ओके, तो ये जो वैक्यूल है ये इसका भी जो है बहुत फंक्शन है प्लांट सेल में। तो ये चारों जो ऑर्गन हो गए पांचों आपके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया और वैक्यूल हो गया, इन चार को मिलाकर वैक्यूल, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, इनको हम कंबाइंड रूप में इनको मिला के हम बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, क्योंकि इनका फंक्शंस आपस में थोड़ा साथ में मिलकर ये काम करते हैं, इसलिए हम इन चारों को मिला के बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो कभी कभी पूछा जाता है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से सेल ऑर्गन आते हैं, तो इसके लिए एक ट्रिक है, आप याद कर लीजिए, वो गर्ल, कौन सी गर्ल ये नहीं पता, बस वो गर्ल याद कर लो। ठीक है, वो से हो गया वैक्यूल, जी से हो गया आपका गोल्गी बॉडी, ER, अब आप कहेंगे गर्ल की स्पेलिंग GIRL होती है, लेकिन याद करने के लिए हमने ऐसा छोटा ट्रिक बना दिया है, हमने I की जगह E कर दिया। ER से हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और L से हो गया लाइसोसोम। तो ये जितने चारों ऑर्गन हैं इनको बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो जिसमें हम सबसे पहले कवर करते हैं आज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। मैंने आपको बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स की है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ है इसका काम क्या है, इसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। व्हाई, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही राइबोसोम है और आप जानते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस में राइबोसोम्स प्लेज अ मेजर रोल। मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में सबसे ज्यादा काम किसका काम रहता है, राइबोसोम का ही काम रहता है। ठीक है, हम लोग पढ़े इसके बारे में आगे और डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेनली फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर नो राइबोसोम्स, बट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसमें हेल्प करता है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉइडल हार्मोन। जो हमारी बॉडी में स्टेरॉइडल हार्मोन्स बनते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, इन सब हार्मोन्स, जितने भी हार्मोन्स बनते हैं मेल एंड फीमेल की बॉडी में,
अगर वो स्टेरॉइडल हार्मोन है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनेंगे और लिपिड के सिंथेसिस में हेल्प करता है। प्रोटीन सिंथेसिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम्स होना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। उसके बाद अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ देखने को मिलेगा? भाई सेल के अंदर होगा, लेकिन कौन सी सेल में ज़्यादा होगा? उस सेल में ज़्यादा होगा जो सेल प्रोटीन सिंथेसिस करने में जिसका ज़्यादा रोल है। मतलब जिस सेल में प्रोटीन ज़्यादा बनेगा, जिस सेल को प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, उस सेल में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मात्रा ज़्यादा होगी। वहीं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हाई परसेंटेज होगा कहाँ पे? इन लिपिड मेकिंग सेल। अगर किसी सेल में लिपिड बन रही है या स्टेरॉइडल हार्मोन बन रहे हैं तो वहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संख्या ज़्यादा होगी। अब जैसे स्टेरॉइडल हार्मोन की एक एग्जांपल हमने दे दिया है कि लेडिंग सेल्स। लेडिंग सेल्स आपको पता है कि मेल्स में होते हैं। जो मेल होते हैं उनमें लेडिंग सेल होता है उनके टेस्टिस में, जिससे उनका टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। और टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन कैसा हार्मोन है? एक स्टेरॉइडल हार्मोन है। तो इस लेडिंग सेल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संख्या ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि लेडिंग सेल्स हार्मोन बनाती हैं। कौन सा हार्मोन बनाती है? मेल हार्मोन बनाती है, मेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, जब हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो और आपको डिटेल में बताएंगे। तो इतना भी जानिए कि लेडिंग सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संख्या ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि लेडिंग सेल्स स्टेरॉइडल हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं और ये वहीं पे ज़्यादा होंगे जहाँ पे लिपिड या स्टेरॉइडल हार्मोन ज़्यादा बनता है, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहाँ ज़्यादा होंगे जहाँ पे प्रोटीन ज़्यादा बनता है। ठीक है, अब इनका फंक्शन कैसे आपस में एक दूसरे ये सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। वैक्यूल, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, इनका फंक्शन कहीं ना कहीं आपस में कंबाइन है, अटैच है, इसीलिए हम इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। अगर हम थोड़ा सा रफली आपको याद दिलाने की कोशिश करें तो हमने क्या पढ़ा है? हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में पढ़ा है कि डीएनए से आरएनए बनता है, जिसको हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं, है ना। फिर आरएनए जाके प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, प्रोटीन बनवाता है, पता है ना ये चीज। तो भाई डीएनए कहाँ है? हमारा न्यूक्लियस के अंदर है। तो ये डीएनए यहाँ पे क्या बनाएगा? एमआरएनए बनाएगा। फिर एमआरएनए, डीएनए से कौन सा आरएनए बना है? एमआरएनए। ये एमआरएनए जाके प्रोटीन बनवाएगा। अब प्रोटीन कहाँ बनते हैं? राइबोसोम्स पर बनते हैं। प्रोटीन फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? जहाँ राइबोसोम होता है। मतलब एमआरएनए जाएगा कोड लेके राइबोसोम के पास और वहाँ पे जैसा कोड वो डीएनए से लेकर आया उसी के आधार पे वो प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। अब यहाँ पे राइबोसोम्स कहाँ है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर है। तो ये जो एमआरएनए है ये आएगा और यहाँ पे यानी जो प्रोटीन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, यहाँ पे ये क्या करवाएगा? प्रोटीन का सिंथेसिस करवाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो उसके बाद ये प्रोटीन जो यहाँ बनते हैं वो जाते हैं गोल्गी बॉडी के पास। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। सिंथेसिस होने के बाद वो किसके पास जाते हैं? गोल्गी बॉडी के पास जाते हैं। गोल्गी बॉडी उस प्रोटीन को प्रॉपर उसकी प्रोसेसिंग करता है, या आप कह सकते हैं कि मॉडिफिकेशन करता है, उसकी प्रॉपर पैकेजिंग करता है। और पैकेजिंग करने के बाद वो जिस सेल में जहाँ कहीं भी उस प्रोटीन की ज़रूरत होगी वहाँ पे भेजेगा। उसी सेल में भी ज़रूरत हो सकती है या अदर सेल में भी ज़रूरत हो सकती है। समझ रहे हैं ना। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, चाहे वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, वो प्रोटीन या लिपिड का केवल सिंथेसिस करते हैं। अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, स्मूथ है तो लिपिड का सिंथेसिस करेगा। सिंथेसिस करने के बाद ये अपने प्रोटीन को किसके पास भेजते हैं? गोल्गी बॉडी के पास भेजते हैं। गोल्गी बॉडी उस प्रोटीन या लिपिड की प्रॉपर प्रोसेसिंग करता है, उसकी पैकेजिंग करता है और पैकेजिंग करने के बाद लाइसोसोम के माध्यम से जहां भी जरूरत होती है वहां भेज देता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम से सब आपस में मिल के काम कर रहे हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, तो डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। प्रोटीन कहाँ बनता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है। क्यों? क्योंकि इसके पास ही तो हमारा राइबोसोम है, इसके पास ही तो हमारा राइबोसोम है, तो यही बनेगा हमारा प्रोटीन। फिर ये प्रोटीन बनने के बाद किसके पास जाएगा? गोल्गी बॉडी के पास जाएगा। गोल्गी बॉडी इस प्रोटीन की पैकिंग करेगा, पैक कर देगा इनको, क्योंकि कहीं भेजना है तो ऐसी थोड़ी ना भेजेगा, अच्छे से प्रॉपर पैक वेक करके तब भेजेगा, है ना। और पैक करके फिर इनको क्या करता है? ट्रांसफर कर देता है। और जानकारी ले लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय गार्नियर। ये इन्होंने जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ऑब्जर्व किया था तो क्या टर्म दिया था? एर्गेस्टोप्लाज्म कहा था। अब हम इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, बट पहले इसको एर्गेस्टोप्लाज्म ही हम कहते थे। डिस्कवरी का श्रेय पोर्टर को दिया जाता है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय पोर्टर एंड क्लॉड।
ठीक है, यानी इसका जो स्ट्रक्चर के बारे में जो डिस्कवरी की, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये बताने वाले साइंटिस्ट है पोर्टर एंड क्लार्क। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अभी हमने आपको बताया कि 2 टाइप्स की होती है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसी भी सेल के अंदर स्मूथ का कितना कंटेंट होगा और रफ का कितना कंटेंट होगा। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी वो 2/3 मतलब 2/3 इसका पार्ट पोर्शन होता है, बाकी 1/3 आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये आपको लर्न रखना है। ये अभी हम आपको बताएं कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है, जबकि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड एंड स्टेरॉइडल हार्मोन बनाने में हेल्प करती है। तो ये कहाँ पर होंगी, जहाँ जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा होता है वहाँ वहाँ इनकी अमाउंट ज़्यादा होगी। जैसे कि मोर इन पैनक्रियाटिक सेल में इनका नंबर ज़्यादा होगा, लीवर सेल में इनका नंबर ज़्यादा होगा, और नर्व सेल में निसल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। नर्व सेल में निसल्स ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, और इन्हीं निसल ग्रेन्यूल्स कभी कभी पूछते हैं, बहुत बारी कंपटीशन में पूछा जाता है कि निसल ग्रेन्यूल्स में किस तरह की इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, रफ होती है। ठीक है, नर्वस सिस्टम में हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो पैंक्रियाटिक सेल्स, नर्व सेल और लीवर सेल, इनमें आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको कहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगी, जहाँ पे लिपिड एंड स्टेरॉइडल हार्मोन का सिंथेसिस होगा, जैसे कि मसल्स हो गई, एडिपोज टिश्यू हो गए। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि मसल्स के अंदर होता है, यहाँ पे इनकी संख्या ज़्यादा होगी। ठीक है, और हाँ, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मोर स्टेबल होती है और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मोर डायनामिक होती है। और ये रफ और स्मूथ जो है इंटरचेंजेबल होते हैं। इंटरचेंजेबल का मतलब कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन चेंज इनटू स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन चेंज इनटू रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एनसीईआरटी के अंदर जितना भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में दिया गया था उतना हम लोगों ने कवर कर लिया है। इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम के अंतर्गत हमारे जो भी आर्गन आते हैं, वक्यूल आता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, गोल्गी बॉडी आती है और लाइसोसोम आता है, जिसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गोल्गी बॉडी पढ़ेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय एंड कीप लर्निंग।